आप देख रहे हैं कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर। श्रीनगर में उस घर को उड़ाया जहां आतंकी छुपे थे, 4 जवान घायल, 3 आतंकी ढेर। महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने की पाबंदी की मांग तेज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बयान, बोले जिन्हें सनातन से दिक्कत उनका कुंभ में क्या काम। यूपी उपचुनाव से पहले दिल्ली पहुंचे यूपी सीएम योगी। पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रदेश में कयासबाजियों का दौर शुरू। बिहार में दिवाली के बाद छठ पूजा की तैयारी शुरू। पटना के खादी मॉल में खरीदार के लिए उमड़ी भारी भीड़। बांस से बने सूप और टोकरियां, मिट्टी के स्ट्यू की मांग। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट बंद। बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक होंगे दर्शन। चार धाम में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मुंबई में न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास। भारत की पहली पारी घर में हुई क्लीन स्वीप। 24 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में ही सुपड़ा साफ किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही कीवी टीम ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। आपको बता दें, कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम का 24 साल बाद घर में व्हाइट वॉश हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया का साल 2000 में साउथ अफ्रीका के साथ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हरा दिया। इसके साथ ही कीवी टीम ने 0 से जीत ली। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम का 24 साल बाद घर में व्हाइट वॉश हुआ है। इससे पहले टीम इंडिया का साल 2000 में साउथ अफ्रीका के साथ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ था। भारतीय टीम का पहली बार घरेलू मैदान पर 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ है। न्यूजीलैंड ने भारत में 3-0 से सीरीज जीतने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बाद 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत में क्लीन स्वीप करने वाली न्यूजीलैंड चौथी टीम है। ये कीवीज का घर या बाहर किसी सीरीज में 3 टेस्ट जीतने का पहला मौका भी है। उन्होंने घर से बाहर लगातार 3 टेस्ट मैच भी पहली बार जीते हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने पहली पारी में 263 रन बनाए। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम 174 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए और क्लीन स्वीप से बचने के लिए 147 रन की दरकार थी, लेकिन वो 121 रन पर ढेर हो गई। अमूमन टीम इंडिया की बैटिंग सबसे मजबूत पक्ष मानी जाती है, लेकिन मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में 147 रन का पीछा करने वाली टीम के लिए यही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। ऋषभ पंत के 64 रन की पारी को छोड़कर कोई भी बैटर क्रीज पर नहीं टिक सका। 11 में से सिर्फ 3 बैटर दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। 8 बल्लेबाजों ने 10 से भी कम रन बनाए। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। यमुना में जहरीले झाग की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों ने छठ पूजा से पहले नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शनिवार को डिफोमिंग केमिकल का छिड़काव किया है। आपको बता दें, हालांकि लोगों का कहना है कि डिफोमिंग छिड़काव से बहुत ज्यादा दिन तक असर नहीं रह पाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। यमुना में जहरीले झाग की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों ने छठ पूजा से पहले नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शनिवार को डिफॉर्मिंग केमिकल का छिड़काव किया। हालांकि लोगों का कहना है कि डिफॉर्मिंग छिड़काव से बहुत ज्यादा दिन तक असर नहीं रह पाएगा। देखो, डिफॉर्मिंग हर हमेशा डिफॉर्मिंग होती है और कई सालों से चल रहा है। ये भी एक तरह का एक केमिकल को हटाने के लिए दूसरे नए केमिकल का छिड़काव हो रहा है। सिलिकॉन की मात्रा आप देख सकते हैं, ये छिड़काव जो हो भी रहा है तो पानी का डिफॉर्म हो गया भी, पानी तो उसी में ही रहना है, ऐसा कोई फिल्टर तो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप डिफॉर्मिंग कर देंगे, उसके बाद क्या आपको अभी भी हजारों करोड़ जो हमारा है इस तरह के खर्चों में ना करके एसटीपी को दुरुस्त करें। नहीं, डिफॉर्मिंग करने से चीज़ें नहीं सही हो पाएंगी, क्योंकि इससे जो आपका झाग बना हुआ झाग खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए। फिर उसके बाद देखिए पीछे जो डिफॉर्मिंग हो रही है वहाँ से आ रहा है तो झाग बनता जा रहा है, जबकि वहाँ पे नाव लगा के झाग को हटाया गया। तो इससे नहीं, ये तो होता है थोड़ी टाइम के लिए, मतलब मान के चलिए 2-4 दिनों के लिए या कुछ घंटे के लिए ही फोक को हटा सकते हैं, उससे फोक को हट जाता है बस डिफॉर्मिंग से। लोगों ने जहरीले झाग की समस्या के समाधान के लिए जनता के पैसे की बर्बादी पर भी चिंता जताई। उन्होंने दिल्ली वालों से यमुना की सफाई के लिए आगे आने की अपील की। सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी उतना जिम्मेवार है, क्योंकि वो अगर अपनी भूमिका निभा ले तो शायद आज हम लोग यहाँ पे ना होते।
क्योंकि जो घरों से निकलने वाले हाउस होल्ड की जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है, मतलब आम इंसान की होती है। पर वो जो सरकारों को पैसा दिया था, इसीलिए टैक्स के रूप में पैसा दिया था कि वो जो लोगों को बेसिक सुविधा देगी। आप देख सकते हैं दिल्ली में तीनों चीज़ें इतनी बुरी हो चुकी है ना, आपको जल प्रदूषण, थल प्रदूषण और वायु प्रदूषण इतनी तरह से भयंकर कर रहा है। लोग हजारों करोड़ रुपए बीमारी के स्कैम्स में लगा रहे हैं, जो इस तरह के एसटीपीज के लिए जो हजारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मगर एसटीपीज आप देखेंगे वो काम ही नहीं कर रही हैं। यमुना में प्रदूषण ने लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इसी नदी से दिल्ली के बड़े हिस्से में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा मंगलवार से छठ पूजा शुरू हो रही है। 4 दिन के इस त्योहार में लाखों लोग यमुना में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में यमुना का प्रदूषित जल उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। पंजाब में शुक्रवार को पराली जलाने के 587 मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। ये इस सीजन में खेतों में पराली जलाने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसलिए अब राज्य में स्पेशल पुलिस फोर्स पराली जलाने के खिलाफ गांव-गांव में जाकर जागरूकता बढ़ाने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में शुक्रवार को पराली जलाने के 587 मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये सीजन में खेतों में पराली जलाने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इसलिए अब राज्य में स्पेशल पुलिस फोर्स पराली जलाने के खिलाफ गांव-गांव में जाकर जागरूकता बढ़ाने में जुटी है। फिरोजपुर में पुलिस ने लाउड स्पीकरों के जरिए किसानों से पराली न जलाने की अपील की और पराली जलाने से होने वाले खतरों के बारे में भी जागरूक किया। SHO ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਤੇ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਵੀ देते जा चुके हैं। मोगा में भी पुलिस ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की और पुलिसकर्मी खेतों में जाकर लगी हुई आग को बुझाते भी दिखे। पुलिस ने उन किसानों को चेतावनी भी दी जो अपने खेतों में पराली जला रहे थे। उन्हें पराली को जलाने के बजाय दूसरे विकल्प अपनाने की सलाह भी दी गई। SSP साहब मोगा के दिशा निर्देशों के मुताबिक आज हम गांव-गांव जाके किसान भाइयों से सबसे ये निवेदन कर रहे हैं भी जो जीरी की जो रेंद खूंद है उसको आग ना लगाई जाए, क्योंकि उसके आग लगाने से बहुत सारी बीमारियां और पोल्यूशन फैलता है जो सबके लिए नुकसानदायक है। सभी जगह हम भी जाते हैं जो उनको समझा रहे हैं सभी किसान भाइयों को, वो भी हमारे साथ सहमत हैं कि वो आगे से कभी भी जोड़ने की उसको रेंद खूंद को आग मत लगाएं, ना लगाएं। पंजाब में शनिवार को खेतों में आग लगने की 379 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे राज्य में कुल मामले 3900 से ज्यादा हो गए हैं। अक्टूबर-नवंबर में धान की फसल की कटाई के बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले ज्यादातर सामने आते हैं, जिसको दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ने की प्रमुख वजह माना जाता है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। बिहार में दिवाली के बाद भगवान सूर्य की होने वाली छठ पूजा के पहले बाजारों में खरीदारों से पूरे बाजार जो है गुलजार नजर आ रहे हैं। पटना के खादी मॉल में बड़ी भीड़ उमड़ती दिखाई दी, जहां ग्राहक बांस से बने सूप और टोकरियां, पीतल के बर्तन, मिट्टी के स्टोव और पारंपरिक कपड़े सहित जरूरी सामान खरीद रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद भगवान सूर्य की होने वाली छठ पूजा से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। पटना के खादी मॉल में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जहां ग्राहक बांस से बने सूप और टोकरियां, पीतल के बर्तन, मिट्टी के स्टोव और पारंपरिक कपड़े सहित जरूरी सामान खरीद रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं, सूप देखेंगे, कंबल देखेंगे, यहाँ जो भी है मतलब हम लोग को जो लगेगा उपयोग में वो सब देखेंगे। हाँ, जो उपयोग हम लोग करते हैं। हाँ, तैयारी करती है छठ पूजा? बहुत नियम धर्म से करना पड़ता है। जैसे ही आज से ही हम लोग को पूरा शरीर में कंपन टाइप के होने लगा कि अब छठ का तैयारी में हम लोग जुड़े हुए तो है, आसिन से ही जुड़ जाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा से ही, लेकिन अभी पूरी तरह से लगे हुए हैं उसी पर। रात में नींद भी नहीं आती है, लगता है कि कल ही मतलब उठ के सवेरे उठेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ, जरूरत तो है सूप, डलिया और चूल्हा मिट्टी का,
और फिर उसमें बनता है सामान सब जो ठेकुआ, और कोई जो है सिर्फ फल से भी करते हैं, कुछ ठेकुआ चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, हल्दी ये सब डाला में भरते हैं। सूती साड़ी लाल पाड़ का होता है, वो शुभ माना जाता है। कितना शुद्धता के साथ छठ पूजा होता है? बहुत शुद्धता से, बहुत शुद्ध इसमें करता है, सब चीज नियम से होता है। बाजार में छठ पर्व के लिए खास तौर से डिजाइन की गई सूती साड़ियों की भरमार है। साथ ही लोकल कारीगरों की बनाई चूड़ियां और हाथ से बनी टोकरियां भी दुकानों पर सज रही हैं। कि सूती साड़ी का ये महत्व है कि पहले ये हाथ वाले कड़गा से बनता था, और छठ ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। और प्लस ये है कि ये जूट से बना हुआ है, जूट को काट के ये बनाया जाता है, और जो स्वदेशी हमारा रुई जो होता है, आर्टिफिशियल नहीं, जो कपास हम लोग उत्पादन करते हैं उससे ये बनता है, तो इसलिए ये शुद्धता का प्रतीक है, समझे ना। इसलिए सूती साड़ी का महत्व छठ पूजा में सबसे ज़्यादा है। छठ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के और भी हिस्सों में मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस साल ये त्योहार 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। महाराष्ट्र में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र मुंबई शहर की 10 सीटों में से एक है। मुंबई का मशहूर मुंबा देवी मंदिर इसी इलाके में है। मुंबई का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र मुंबई शहर की 10 सीटों में से एक है। मुंबई का मशहूर मुंबा देवी मंदिर इसी इलाके में है। मुंबई का नाम भी इस मंदिर के नाम पर रखा गया। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट फिलहाल अमीन पटेल के पास है, जिन्होंने 2009 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। इस बार मुंबा देवी सीट पर चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। इस सीट से कांग्रेस ने अमीन पटेल को महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व बीजेपी नेता शाइना एनसी को टिकट दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी पर विवाद बयान से ये सीट सुर्खियों में आ गई है। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस के अमीन पटेल एक बार फिर जीतने का दावा कर रहे हैं। मुझको इस इलाके के अंदर 3 टर्म एमएलए के अलावा 2 टाइम नगर सेवक में यहाँ से रह चुका हूँ, और लोग मुझको जानते पहचानते। इजीली अवेलेबल टेस्टेड मिसाइल जो कहते हैं कि हमको हर बार टेस्टेड मिसाइल यूज करना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ पे कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। मैं मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मुझको मिल रहे। इस ऑफिस में 365 दिन हम अवेलेबल है। तो मुझको लगता है कि पिछले इलेक्शन से ज्यादा इस बार जीत का मुझको और मेरे वोटर्स को और मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे साथियों को भरोसा है कि पिछले बार की ज्यादा मार्जिन से इस बार कांग्रेस यहाँ से, महाविकास आघाड़ी यहाँ से जीतेगी। चुनावी मैदान में पहली बार उतरी शाइना एनसी बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। वे भी वोटरों से एक मौका देने की बात कर रही हैं। मुझे काम करना है, मैं एक्सेसिबल हूँ, अकाउंटेबल हूँ और एक महिला हूँ। 3 बार आपने एक पुरुष नेता को दिया, अब एक बार एक नेत्री को दीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब नेत्री आश्वासन देती है वो कर दिखाती है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट डेवलपमेंट फॉर मुंबा देवी। मैं मुंबई की लड़की हूँ, मेरा ननिहाल जो है मुंबा देवी में है, और दक्षिण मुंबई में होने के नाते मैं जानती हूँ कि क्या चैलेंजेस है, कितना पॉसिटी ऑफ स्पेस है, और कैसे हमें अपने लोगों को सही ढंग से घर, साफ पानी और एक ढंग से आप देखें तो व्यवसाय के ऊपर भी फोकस करना है। इलाके के वोटर बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रैफिक जैसे स्थानीय मुद्दों को इस बार के चुनावों में अहम बता रहे हैं। मतदाताओं का ये भी कहना है कि इस बार कई दलों की मौजूदगी की वजह से चुनाव काफी अलग तरह का होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है, जैसे कि बिल्डिंग सब जर्जर है, बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट की जरूरत है। पानी की समस्या है, दूषित पानी मिलता है, पानी की आपूर्ति है। फिर ट्रैफिक की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है,
और ये कई सालों से चल रही है। इसमें बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है जिससे लोगों को सुविधा मिले। इससे पार्किंग की समस्या है या जो छोटी बहुत बड़ी समस्या है वो जस की तस ही है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता हमको इतना। काम काज तो अभी उनके एरिया में किया, हमारे ये बाजार में तो हमको कोई नहीं लगता कि इतनी सहूलियत जैसा काम हुआ है आज तक। मतलब ये कि इस बार की जो टक्कर है ऑलमोस्ट दो पार्टी में डिवाइड होगी। एक उद्धव शिवसेना, एक एकनाथ शिंदे शिवसेना, एक बीजेपी है, एक साइड कांग्रेस है, एक साइड शरद पवार का गुट, एक अजीत पवार का गुट है। तो मतलब टोटली 6 बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई। अब इसमें कौन बाजी मारेगा ये कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं साइना एनसीपी और जो अमीन पटेल दोनों खड़े, इन दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है क्योंकि इन्होंने एक समय इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया है। मुंबा देवी विधानसभा सीट में सबसे अहम मुद्दा मुंबा देवी मंदिर है जो 16वीं सदी का बना है। इस वजह से लोगों ने मुंबा देवी मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। यहाँ पे जब भी फेस्टिविटीज होती है, यहाँ मुंबा देवी मंदिर है, बहुत लोग ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे मुंबा देवी मंदिर को। तो जब भी कुछ फेस्टिविटीज होती है तो यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको अगर थोड़ा व्यवस्थित अगर कुछ करेंगे कि आने जाने का लाइंस जैसे फॉलो करते हैं ये लोग अपने हिसाब से, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। बट अगर और प्रोफेशनली थोड़ा इसको करेंगे तो बहुत व्यवस्थित और थोड़ा ईजी फ्लो हो जाएगा। और महाराष्ट्र में वोटिंग एक ही फेज में 20 नवंबर को होनी है। सभी 288 सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बलरामपुर थाने में युवक की संदेहास्पद मृत्यु, आपको बता दें संदेहास्पद मृत्यु का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबिकापुर में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि 24 अक्टूबर को थाना बलरामपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुचरण मंडल की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में मृतक के साथ हुई मारपीट के प्रमाण हैं, उसके 100 पर मौजूद हैं। पुलिस अभिरक्षा में हुई इस घटना की जांच पुलिस विभाग से निष्पक्ष जांच की उम्मीद बेमानी है। ऐसे में इस घटना की जांच माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के सिटिंग जज से कराना उचित होगा। इस घटना से कानून व्यवस्था की जवाबदेही को संभालने वाले पुलिस विभाग पर आमजन का विश्वास कमजोर हुआ है। पर आज धरना प्रदर्शन किया गया था बलरामपुर घटना को लेकर के, और कल जो नामाखेड़ा में कबीरपंथी समाज के धर्मगुरु के ऊपर जो बलवा और उन्हें जान से मारने का हथियार के साथ प्रयास किया गया, इन सब के विरोध में देश में प्रदेश में जो अराजकता है और निरंकुश पुलिस प्रशासन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया गया। क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है, मानते हैं कि जो पुलिस प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं, प्रदेश चला नहीं पा, जो लोग बैठे हैं इन लोगों से उम्मीद थी कि प्रदेश चलाएंगे, लोग बहुत उम्मीद किए होंगे, इसलिए इतना वोट मिला इनको। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, जहां बहुचर्चित रिटायर्ड फौजी हंदर सिंह का मामला, फौजी से अभद्रता धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें पुलिसकर्मियों द्वारा रिटायर्ड फौजी से अभद्रता का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही अभद्रता को आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद घटना में नया मोड़ सामने आया। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड फौजी ने की थी मारपीट। वायरल वीडियो ने पुलिस के झूठे दावों की खुद ही पोल खोल दी है। पुलिसकर्मी रिटायर्ड फौजी से अभद्रता करते दिख रहे हैं। पुलिस ने अभद्रता के साथ पीड़ित सहित 9 लोगों पर केस किया है। डलमो कोतवाली क्षेत्र के घुरवारा का यह पूरा मामला है।
अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, जहां बहुचर्चित रिटायर्ड फौजी हंदर सिंह का मामला, फौजी से अभद्रता धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस कर्मियों द्वारा रिटायर्ड फौजी से अभद्रता का वीडियो सामने आया। वीडियो में पुलिस कर्मियों द्वारा रिटायर्ड फौजी से अभद्रता की जा रही। वीडियो वायरल होने के बाद घटना में नया मोड़ अब सामने आया है। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड फौजी ने मारपीट की थी, जबकि वायरल वीडियो कुछ और ही कह रहा है। वायरल वीडियो ने पुलिस के झूठे दावों की पोल खोल दी है। पुलिसकर्मी रिटायर्ड फौजी से अभद्रता करते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने अभद्रता के साथ पीड़ित सहित 9 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया। डलमो कोतवाली क्षेत्र के घुरवारा का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां छठ पूजा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने छठ पूजा का जायजा लिया है। तैयारी का जायजा लिया है। ए.के. शर्मा के साथ महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। दिवाली पर्व के साथ आने वाला छठ पर्व लखनऊ में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लक्ष्मण घाट पर छठ मैया की पूजा होती है। श्रद्धा के साथ लोग यहां आकर पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। मंत्री ने कहा कि छठ की तैयारी हो सके इसलिए आए हैं। अधिकारियों की उपस्थिति में घाटों पर व्यवस्थाएं हो रही। छठ की व्यवस्थाओं छठ के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि छठ का त्यौहार लाखों लोगों की भागीदारी वाला त्यौहार है। फूल व पूजन सामग्री से इधर उधर न फेंके, साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाए रखें, ये भी सलाह उनके द्वारा दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां वन अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी है अहम खबर, जहां आश्रय स्थल में शख्स की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। ट्रस्ट संचालक मेहंदी अली पर पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित शख्स सोनू के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। बाहर निकलने के बाद शख्स ने सच्चाई बताई है। संचालक की करतूत सामने आई है। 10 दिन पहले शख्स ने एसडीएम दफ्तर में भी हंगामा किया था। पुलिस ने मनोरोगी समझकर शख्स को ट्रस्ट में भेज दिया था। वहीं पीड़ित शख्स ने खुद को स्वस्थ होने का भी दावा किया। साथ ही कहा गया कि हाल ही में इस ट्रस्ट पर लगा जो बेहद गंभीर आरोप, मनोरोगियों की हत्या कर लोगों की तस्करी का आरोप इस ट्रस्ट पर लगा है। सराय आकिल थाना क्षेत्र के मिनहाजपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पीड़ित शख्स ने खुद ही स्वस्थ होने का दावा किया है। हाल ही में इस ट्रस्ट पर बेहद गंभीर आरोप लगे। मनोरोगियों की हत्या कर अंगों की तस्करी का गंभीर आरोप इस ट्रस्ट पर लगे हैं। सराय आकिल थाना क्षेत्र के मिनहाजपुर गांव का यह पूरा मामला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेधावी छात्रा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया है। केपी इंटरमीडिएट कॉलेज में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने यहां पर शिरकत की। इस आयोजन में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा उनके बेहतर भविष्य की कामना की गई। केपी ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रस्ट के प्रांगण में स्थित केपी इंटरमीडिएट कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा ने की। क्लास का कितना परसेंटेज रहा आपका? कोचिंग 10th क्लास का कितना परसेंटेज रहा आपका? 90.2। तो किस तरीके से प्रिपरेशन की थी आपने? मतलब कि कोचिंग करते थे, उसके बाद उसी का सारा सॉल्व करते थे, स्टडी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो आगे इन फ्यूचर क्या आपकी क्या प्रोग्राम है? बीटेक करना है। बीटेक करना है, IIT से करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। जी जी, अपना सर्टिफिकेट दिखाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर मिर्जापुर से, जहां मोहल्ले की आती जाती महिलाओं पर कमेंट्स और अश्लील टिप्पणी रोकना युवकों को भारी पड़ गया। मोहल्ले के सौदों ने 2 युवकों पर प्राण घातक हमला कर
किया है। दीपावली की देर रात पुराने रंजिश को लेकर किया गया ये हमला। प्राणघातक हमले में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। भाई पर हमला होता देख दूसरा भाई बचाने गया तो उसकी भी जमकर पिटाई की गई। पूरे शरीर पर चोट के निशान। शहर कोतवाल पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर खानापूर्ति की है। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो वायरल भी हो रहे हैं। शहर कोतवाली के मलई बारी का ये पूरा मामला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां भरतकूप के पतौड़ा मोड़ के पास एक दुखद सड़क हादसे में 28 वर्षीय संजय पुत्र बाबूलाल निवासी बगलई की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार संजय अतर्रा की सड़ा नरदहा से लौट रहा था, तभी पतौड़ा मोड़ के पास उसकी बाइक को एक डीसीएम ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो 7:30 बजे सूचना दी गई कि पतौड़ा मोड़ में एक्सीडेंट हो गया है। किसने दी सूचना? हमको प्रधान द्वारा सूचना मिली। अच्छा, क्या नाम था जो एक्सीडेंट हुआ? उसका संजय नाम था। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने बहन के पास, बहन के लड़की को लड़का देखने गया था। कहाँ गए थे? ये गए थे वहाँ सड़ा नरदहा। अच्छा, सड़ा नरदहा से ये वापस घर आ रहे थे, उसी समय हुआ है। कहाँ पास हुआ है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोपागंज पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर ग्राम शर्मा कंक्रीट प्लांट के पास एक मुठभेड़ के दौरान साथी अपराधी दीपक उर्फ देवदत्त गौंड को गिरफ्तार किया है। दीपक जो थाना कोपागंज में पंजीकृत मुकदमा संख्या 274/24 के तहत वांछित था, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में दीपक को गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस के साथ लूट के 9,710 रुपये तथा एक मोबाइल भी बरामद किया है। अपराधियों विरुद्ध मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज की टीम और थाना दक्षिण टोला की टीम को एक अहम सफलता हाथ लगी, जिसमें रात्रि चेकिंग व देखभाल के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोपागंज के ग्राम सरवा में कंक्रीट प्लांट के पास रात्रि लगभग 4:40 बजे मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 276/2024 धारा 305, 331/6, 324/4, 317/2, 317/4, 238 BNS में वांछित तथा 25,000 के इनामी दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ सन ऑफ राम प्यारे निवासी ब्रह्मस्थान जनपद कोतवाली नगर आजमगढ़ के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित मोहल्ला जटवारा निवासी 62 वर्षीय व्यापारी नेता पूर्व सभासद अशोक कुमार पालीवाल ने बीमारी से तंग आकर तमंचा से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिछले लगभग 18 सालों से पत्नी व बच्चों के चले जाने के कारण मृतक अशोक पालीवाल घर में अकेले रहते थे। रोजमर्रा की तरह आज प्रातः 8 बजे आए नौकर अनिल ने आंगन में खून से लथपथ अशोक पालीवाल का शव पड़ा देखा तो वह पूरी तरह से घबरा गया तथा उसने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही तत्काल ही परिजन मौके पर पहुंचे तथा घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल ही कायमगंज सीओ जयसिंह परिहार, प्रभारी निरीक्षक राम अवतार व कस्बा चौकी प्रभारी नागेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली तथा फॉरेंसिक टीम को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम ने फतेहगढ़ से मौके पर पहुंचकर आंगन में पड़े शव की बारीकी से जांच पड़ताल की। वहीं परिजनों द्वारा मुरादाबाद में रह रही मृतक की पत्नी व बच्चों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद लगभग 2 बजे मृतक की पत्नी व बच्चों के साथ पहुंचने के उपरांत पुलिस द्वारा मृतक के शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल फतेहगढ़ भेज दिया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने परिवार की शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुखबीर एग्रो एनर्जी के एजीएम प्रिंस गखर ने बताया कि यह घटना दुखद है और उनके यहां कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाता है। इस मामले में भी मृतक कर्मचारियों के परिवार को 10 लाख रुपए की बीमे के राशि के साथ ही कंपनी की तरफ से भी 10 लाख के साथ परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और परिवार को कोई भी समस्या होगी उसके साथ कंपनी हमेशा सदैव खड़ी रहेगी। यूनिट हेड प्रिंस गखर, सेल एग्री कमोडिटीज लिमिटेड दुल्लापुर में कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ एक दुखद घटना हुई है जिसमें कल 1 बजे के लगभग एक एम्प्लॉई जिसका नाम सूरज है वो डेथ कर गया है और उस डेथ से हम पूरा परिवार सेल एग्री कमोडिटीज का परिवार अचंभित है और इस दुखद घटना की निंदा भी करता है, पर होने को कोई टाल नहीं सकता। ये एक्सीडेंट था जो इसके फलस्वरूप उसकी जान उसको खोनी पड़ी अपनी, फिर भी हमने अपनी कंपनी की तरफ से उसका पूरा जो भी बनता है पूरी उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी उसके साथ उसको हेल्प चाहिए, जो मदद चाहिए, जो सारी उसको करेगी। आज उसके पिताजी आए थे, उसको पूरा आश्वासन दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां जालौन के रेंढर थाना क्षेत्र के कोल्यारी गांव में शराब ठेके की दुकान में गंगथरा निवासी पूर्व प्रधान आदि लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि उन्होंने ठेके पर आकर उधार शराब मांगी तो न देने पर दबंग ने मारपीट की, पुलिस से शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने शिकायत की गई पुलिस से, जिसमें पीड़ित ने कहा कि पूर्व प्रधान अपने साथियों के साथ ठेके पर आया और उधार मांगने लगा, जिसको मना किया तो उसने गाली गलौज और जान से मारने की नीयत से लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। चौबीस को थाना रेंढर के केवलारी ग्राम में उधार की शराब मांगने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां संदिग्ध दशा में पेड़ पर युवक का शव लटकता मिला है। इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। पट्टी कोतवाली इलाके के दशरथपुर गांव में आम के पेड़ पर फांसी से युवक का शव लटकता मिला। युवक के हाथ में सुसाइड नोट और मुंह में कपड़ा ठूसा था। दिनांक 3 नवंबर 2024 को ग्राम धूती, थाना कंधे, जनपद प्रतापगढ़ निवासी राम सुख वर्मा द्वारा सूचना दी गई कि उनके पुत्र गिरजाशंकर वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष सुबह करीब 4 बजे खेत की तरफ निकले थे, जिन्होंने नाले के पास थाना क्षेत्र पट्टी में आम के पेड़ के सहारे रस्सी के फंदे से फांसी लगा ली है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पट्टी की पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचते हुए साक्ष्य संकलन के दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस के एक ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि पर थूक कर चाटने का दबाव बनाने का कथित मामला सामने आया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से रविवार को जारी बयान के मुताबिक 30 अक्टूबर को नसीराबाद थाना क्षेत्र स्थित कपूरपुर गांव के प्रधान के प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने बिना अनुमति के नौटंकी समारोह का आयोजन किया था। बयान के अनुसार कार्यक्रम में शर्मा और उनके अन्य साथियों के शराब के नशे में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की सूचना मिली थी। बयान के मुताबिक जांच के लिए गई पुलिस टीम के समझाने पर भी शर्मा और उसके साथी नहीं माने और अभद्रता करने लगे। शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के चलते शर्मा समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि सुनील शर्मा का आरोप है कि पुलिस देर रात गाँव पहुंची और नौटंकी कार्यक्रम बंद कराने को कहा, जिसके बाद उसे और 4 अन्य लोगों को थाने ले गए, उनके साथ मारपीट की तथा थूक कर चाटने का दबाव बनाया गया। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि नसीराबाद के थाना अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।